नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं द वायर की डेप्यूटी एडिटर संगीता बरुआ पिशरोती जी, जिनसे हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में इस हफ्ते क्या हुआ उस बारे में। संगीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। बात करते हैं मणिपुर से शुरू। मणिपुर में पिछले दिनों कैबिनेट की पहली बैठक हुई जो राजधानी इम्फाल से बाहर हुई, और केवल ये मीटिंग जो थी ये चूड़ा चांदपुर में हुई। इम्फाल से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी है, पर फिर भी इस मीटिंग के इम्फाल से बाहर चूड़ा चांदपुर में होने के क्या मायने हैं, संगीता जी बताइए। ये एक्चुअली पहली बार हुई है। ये वहाँ पे बीजेपी लेड सरकार है जो एक गठबंधन की सरकार है, तो उसमें मुझे लगता है कि ये दो तीन हिसाब से देखना है। पहली बात तो ये है कि इट इज़ अ वेरी एक गुडविल जेस्चर है मुझे लगा गवर्नमेंट से, क्योंकि आपको याद होगा ये 2015 से ये एक हिल और वैली का जो एक चांदपुर में जो चल रहा था, जो उसके बाद जो ये जो बिल्स पास किए गए थे उसकी एक एजिटेशन हुई और इतने सारे लोग मरे, उसमें से 11 साल की एक बच्चा का भी था। तो उसमें और 634 डेज आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 632 डेज इन्होंने ये बॉडीज रखे जी। तो उससे की प्रदर्शन कर रहे थे, वो लगातार उनके लिए इंसाफ की मांग ही एंड ऊपर से तो जैसे आपने कहा बस 70 किलोमीटर का ही दूरी है, लेकिन मन की दूरी बहुत है। अब ये ओवर द इयर्स एक स्प्रेड हो गया, तो वो उसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक स्टेप है, जेस्चर है कि चीफ मिनिस्टर गए और उन्होंने अपनी कैबिनेट के सारे जो पूरे कैबिनेट के मिनिस्टर सबको लेके गए, गैंटूराज गए और रास्ते में इन्होंने गांव में रुके और लोग ने वेलकम किया और ये सब भी हुए। तो जाकर घुले मिले, उनसे बातचीत की। जी। तो ये उसके बाद जाके इन्होंने फिर सुचानपुर में डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स के ऑफिस में इन्होंने ये कैबिनेट की मीटिंग करी। तो उसमें कोई इतनी बड़ी कोई डिसीजंस नहीं लिए गए, बट एक आम कैबिनेट मीटिंग था और उसमें बस वेन्यू का ही जो जगह था उसका एक महत्वपूर्ण वो था। लेकिन बात ये है कि इसको आपको देखना पड़ेगा कि आगे गवर्नमेंट इसको कितनी आगे बढ़ा के ले जाती है, ये जो एक कोशिश है। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हिल के लोगों को हमेशा से ये परेशानी रही है या उनकी शिकायत रही है कि जो बहुसंख्यक समुदाय है, जो मेइतेई है, उनका जो है व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं होता। हिल के लोगों के साथ उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तमाम तरीके के भेदभाव किए जाते हैं। और जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, वो भी मेइतेई समुदाय से ही आते हैं। इसलिए इस जेस्चर का जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ये विश्वास दिलाना चाहते हैं हिल के लोगों को कि हम आपके साथ है। जी, देखिए ये मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो ये एक भेदभाव की जो एक एलिगेशन होती है, शिकायतें होती है, ये खाली मणिपुर में नहीं है, ये हर नॉर्थ ईस्ट में, हर एरिया, आपको असम में भी दिखेगा। ये सब चलता ही रहता है, ऐसा है। बट कहीं ना कहीं इसमें बहुत पॉलिटिक्स भी है और उसके एंड पे जब आप जाके देखें तो कुछ तो जेन्युइन ग्राउजेस भी हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जेस्चर में यहाँ इस तरह से देखना चाहती हूँ कि इसके आगे जाके बस एक जेस्चर ही ना रह जाए, उससे आगे क्या होगा। जैसे आप देखिए पहली बार इलेक्शन से एक दिन पहले, मार्च में जो इनकी जो असेंबली इलेक्शंस हुए, तो उससे पहली बार एक दिन पहले, वोटिंग के एक दिन पहले, ये मिनिस्टर जो है होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वहां गए। उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा, उनकी प्रॉमिस करके आए कि एक सीबीआई की जांच होगी। ये जो इतने लोग जो मरे, तो इनकी जो एलिजिड पुलिस फायरिंग में मरे बोले, तो ये कैसे मरे, तो और क्या उसकी मतलब एक कार्रवाई होगी उस पे। तो इसमें सीबीआई जांच होगी और उसमें लोगों ने भी बहुत मतलब बीजेपी को चुना वहां पे। तो उससे आगे क्या, ये अभी तक हमें उसके बारे में सुनाई नहीं दी है। मार्च में ही हो गया इलेक्शन, गवर्नमेंट फॉर्म हुए, तो उसका क्या आगे बढ़ा है। और दूसरी बात ये है कि वहां जो एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में कई सारे मिलिटेंट्स ग्रुप है जो इनकी टॉक्स चल रही है मोदी सरकार के साथ, तो उसमें भी क्या उसका क्या आगे बढ़ा है, उनका जो टॉक्स में क्या प्रगति हुई है। जो इन्होंने ये राजनाथ सिंह जी वहां कह के आए थे कि इनकी थ्रू हम एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो डिमांड है, जब एक ब्रॉड लेवल में जो डिमांड है
वो है कि आर्टिकल 244A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें दिया जाए। तो उसका वो आर्टिकल 244A को अगर आप देखें तो इट्स अ स्टेट विद इन ए स्टेट, जो असम के लिए एक जमाने में बनाए गए थे मेघालय के फॉर्मेशन के पहले। तो मेघालय को, उस एरिया को, खासी हिल्स को इस हिसाब से रखे थे, तो बाद में जाके वो स्टेट बना। तो उसमें तो ये भी एक डिमांड है। तो मुझे लगता है क्या वो डिमांड पूरा होगा या उस पे कुछ आगे कदम उठाए जाएगी, और बीजेपी सरकार क्या ये भी एक सोच रहे हैं। तो अगर 244A मिलता है तो मुझे लगता है जो नॉर्मल जो अभी एक स्टेटस को मेंटेन करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस काउंसिल, और बोरोस को दिया गया जैसे टेरिटोरियल काउंसिल, ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल, ऑलमोस्ट लाइक स्टेट विद इन स्टेट, लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रोविजंस अलग है। तो ये मुझे लगता है कि क्या मोदी सरकार क्या ये एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि इसका आपको देखना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट का लिंक जो है ये नागा एकॉर्ड के साथ है। जो नागा एकॉर्ड अभी भी सीक्रेट रखे गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कितने 2 साल पहले ट्विटर में बताया कि हमारे पास हमारे साथ ये एक एकॉर्ड हो चुका है, और उन्होंने वो हिस्टोरिक भी बोला था, लेकिन उसके बाद से हमें इसके बारे में कुछ सुनाई नहीं देता है। तो इसमें तो इस हिसाब से जो ये सीक्रेट रखे गए हैं, तो उसके वजह से बहुत ही खलबली है ये पर्टिकुलरली ट्राइबल समुदाय के लोगों में। नॉट ओनली इन मणिपुर, नागालैंड में भी आपको नागा एरियाज दिखेंगे, असम में भी है, मिजोरम में भी है। तो आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें कि लोगों में ये है कि अगर उनको मिलता है तो हमें क्या मिलेगा। तो ये भी है, क्योंकि एरिया जो है ये एक दूसरे के साथ मिली हुई एरियाज है। नागा एरियाज की जो बात हो रही है, जैसे हमें सुनाई ये दे रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी नागा एरियाज है, जैसे मणिपुर में है, असम में है, अरुणाचल में है, तो ये सब एरिया को एक यूनिट एडमिनिस्टर करेगी, मतलब बॉर्डर का बिना रीड्रॉ किए हुए। तो ऐसी हमें सुनाई देती है। तो उसमें ये है कि तो क्या ये 244A की बात हो रही है, तो या क्या या कुछ अलग तरीके की कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के बारे में सोची जा रही है। तो अगर नागास को दिया जा सकता है तो फिर बाकियों को, तो ये भी एक इनकी भी एक पॉलिटिकल एम्बिशन या मोर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, ये सब की इनकी भी एक डिमांड अब दिखने को मिला है। जैसे आपको दिखेंगे चुरचानपुर में ही एक जॉइंट एक्शन कमेटी, ये जो एंटी ट्राइबल बिल्स बोले थे उन्होंने, तो उसके लिए जो बनी थी, तो अब ये आप देखेंगे पिछले हफ्ते ही ये आनंद रवि जी जो हैं इंटरलोक्यूटर है नागा टॉक्स के होम मिनिस्ट्री में, इनको मिलने आए, इनके जो कन्वीनर है, जेएसी के जो कन्वीनर है वो मिलने आए, और साथ में कौन आए, ये जो बहुत सारे मिजो ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और उन्होंने ये कहा कि बस अगर नागा के अकॉर्ड को हमें जानना है और इसके बिना हमें बिना बताए आप डिसीजन नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कि तो एक सबकी उसमें एक बात अभी मन में चल रही है कि क्या है, और अगर वो होगा तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी नॉर्थ ईस्ट में, पर्टिकुलरली इन द ट्राइबल एरियाज। तो उसमें फिर तो हम कहाँ, वेयर आर वी, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। जैसे आप देखिएगा ये जो एरियाज है, ये चुरचनपुर एरियाज, ये मणिपुर में पड़ते हैं, मणिपुर बाउंड्री के अंदर है, लेकिन इनके जो सिमिलर लोग जो हैं ये मिजोरम में भी है, और इनकी बॉर्डर लगती है। तो ये एक ही भाषा, एक ही उसमें कहने वाले लोग हैं, जो आपको थोड़े एक गुट आपको म्यांमार में मिलेंगे, जिनको आप चिन कहते हैं। तो ये एकदम बॉर्डर एरिया है, तो ये भी, और बॉर्डर खुला है, तो उसमें तो उनकी भी एक जागरूकता, अभी पॉलिटिकल जागरूकता हुई है कि हमें भी कुछ क्या है, फिर हमें क्यों नहीं मिलेगा। तो उसमें मुझे लगता है गवर्नमेंट को बहुत केयरफुली आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या ये 244A एक आंसर है, तो शायद ये दिखने को मिलेगा अभी। अच्छा, बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल्स की। असम का जो एनसी हिल्स एरिया है, नॉर्थ के साथ, वहाँ पर 9 महीने से जो काउंसिल के लोग हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उस बारे में बताइए।
ये जुलाई 10 तारीख से इनकी हड़ताल चल रहे हैं, बट इनको 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। कम से कम 2000 लोग एम्प्लॉइज होंगे। ये नॉर्थ कचार जो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये असम में 2 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसमें एक कार्बी आंगलोंग है और ये एनसी हिल्स है। तो उसमें जो है ये काउंसिल में करीब 2000 लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, पिछले 9 महीने से नहीं मिला। और बीच में इलेक्शन हुआ तो इसमें ये भी है, तो एक बीजेपी का नेतृत्व में चलता है अभी काउंसिल। तो उसमें ये है कि तो डिमांड तो कब से चल रही है, लेकिन ये जुलाई 18 तारीख को वहाँ गवर्नर साहब जो असम के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी, वो विजिट के लिए गए थे। तो इनकी जो कैपिटल ये डिमा हजाऊ डिस्ट्रिक्ट है असम में, तो उसमें पड़ता है। और इनका कैपिटल जो है, हेडक्वार्टर जो है, ये हाफलोंग करके एक टाउन है। इट इज द ओनली हिल स्टेशन है असम के, और बहुत ही सुंदर एक जगह है। तो उसमें तो ये गवर्नर साहब जो है वो वहां पहुंचे थे 18 तारीख को 2 दिन का एक ट्रिप के लिए। तो लोगों ने जो एम्प्लॉइज थे, तो उन्होंने वो एक प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि गवर्नर का एक रोल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बहुत बड़ा रोल होता है, ही हैज मेनी पावर्स। तो उन्होंने वो बात आगे रखने के लिए किया था। लेकिन जो काउंसिल की ऑफिस है उसके सामने इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और जो काउंसिल के जो सीईएम है, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, और इनके जो कैबिनेट के लोग होते हैं, काउंसिल मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है, तो ये अंदर घुसने की कोशिश हो रही थी, इन्होंने ब्लॉक किया। तो उसमें बस ये आंसू गैस छोड़े गए, तो और थोड़ी सी लाठीचार्ज और ये सब हुए, इंजोर्ड भी हुए लोग। तो एक पुलिस में इंजोर्ड हुए जी। तो ये हंगामा एक हुआ, लेकिन उसके बाद जो इनके प्रोटेस्टर्स है, इन्होंने एक मेमोरेंडम भी सोनोवाल साहब को भेजा है, जो सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर है असम के, उनको भी भेजा है। लेकिन इसका कोई हल अभी तक नहीं निकला है। मतलब ये बस तले जा रहे हैं। और मीनवाइल जो हमारे को सुनाई दे रहा है लोकल रिपोर्टर्स और लोगों से जो सुनाई दे रहा है वहां से, कि लोग मतलब डेली वेज कर रहे हैं, ये ऑफिस के काम वाले लोग जो मतलब दिन दहाड़े काम कर रहे हैं, कि दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। और इनके बच्चे जो है ये स्कूल से निकाले जा रहे हैं, इनको फीस नहीं दे रहा। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इनको ये फर्क आ रहा है। तो फिर भी ये काउंसिल का जो मेंबर्स है और जो अथॉरिटीज है, इनकी कोई उनकी तरफ से क्या कोई रीजन है कि इनकी सैलरीज जो है वो पे नहीं की जा रही है? देखिए, ये रीजन करप्शन का मामला है या फिर फंड्स की अनअवेलेबिलिटी है? नहीं, रीजन तो अभी क्लियरली काउंसिल ने नहीं बताई है। लेकिन जब मेरी जितनी लोगों से बात हुई है, उसमें कुछ एक बात और भी आ रही है कि ये जो पिछली सरकार था, तो उसमें उन्होंने एक बल्क करके एम्प्लॉयमेंट दिए लोगों को, ये बात सुनने को आया है। तो इनकी जितनी बजट है उससे शायद ये ज्यादा है जी। तो लेकिन एक्सीड हो गया। लेकिन बात ये है, ये जो जितने भी काउंसिल के मेंबर्स हैं, ये पहले कांग्रेस के थे और ये आप जाके बीजेपी के हैं। तो लोग तो एक ही हैं, अगर किसी ने किया है तो इन्होंने ही किया है। तो इसमें तो इसलिए लोगों का गुस्सा भी बहुत जायज है कि मतलब अगर आपने क्यों किया, अगर ऐसा किया है तो लेकिन ये क्लियर नहीं है। अभी एक बात चल रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक नहीं बताया गया है कि बात क्या है। जी। हम आते हैं असम से नागालैंड पर। नागालैंड में टीएस जेलियांग की सरकार बनी कुछ दिन पहले, और अब लगातार उन पर आरोप लग रहा है कि वो आरएसएस का जो एजेंडा है उसका प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने क्लियर करना पड़ा कि नहीं, आई एम अ डिवाउट क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन ही हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है आरएसएस के प्रचार से या इससे। उस पर जो उनकी सफाई आई है, और जो पूरा ये आरएसएस के एजेंडा को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फैलाने का जो पूरा मसला उठता रहा है, आरोप लगते रहे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो पावर का एक स्ट्रगल था ना, ये जो पावर स्ट्रगल हुई, उसी में से ये बात निकल के आई। पहले तो इतना वो नहीं था, क्योंकि बीजेपी का जो अलायंस इनके साथ है, जो गठबंधन जो एनपीएफ के साथ है, नागा पीपल्स फ्रंट के साथ है, वो बहुत पुराना है 70s से है। तो इसमें मतलब वो बात फिर पहले उठनी चाहिए थी जी, तो ये नहीं उठी। लेकिन ये एक पावर स्ट्रगल की वजह से उठी है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात निकल के आई है इसमें, ये जो आपको पता होगा शायद, ये जो एक बहुत ही
छोटा सा एक समुदाय है हेराका करके, जो एक एनिमिस्ट है, ये एक रिलीजन एक ये लोग फॉलो करते हैं। ये 1920s आई थिंक 1920s में एक मूवमेंट इसमें आई थी एक छोटी मोटी कि क्रिश्चियनिटी को रोकने के लिए। तो हालांकि नागालैंड में नियरली 90% 88-90% लोग क्रिश्चियंस हैं, तो उसमें ये एक कन्वर्जन रोकने और ऐसे तरह में बहुत कम लोग हैं। इसमें होंगे 1500-2000 के लोग, गांव कुछ गांव ही होंगे। ये एक्चुअली जिलियांग साहब भी उसी गांव से एक गांव से आते हैं। तो उसमें तो ये बात उनपे वो आता है कि ये जिलियांग है, ये पहले हेरा का फॉलोअर्स थे, हालांकि एक अभी क्रिश्चियन है, वो 1970s या उसमें 69 सफाई दी कुछ दिन पहले, उन्होंने कुछ दिनों पहले उन्हें साफ करना पड़ा कि मैं क्रिश्चियन ही हूँ, हेरा का मैंने बहुत पहले छोड़ा है। हाँ, तो ये एक होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक उसमें निकल के आई है, पॉलिटिकल फाइट की वजह से ये निकल के आई है, लेकिन बात भी थोड़ी देखने लायक है। मतलब जी देखने लायक है कि क्योंकि आरएसएस के लोग वहाँ पे 40-50 इयर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब उनकी प्रेजेंस है उसमें। तो उसमें तो फिर क्योंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो उनकी एक नेचुरल जो अलाइनमेंट होगी वो तो ऐसे ही एक अलग रिलीजन से होगी, है ना। तो उसमें तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ बातें तो होगी, लेकिन पॉलिटिसाइज भी है बहुत। अभी मतलब जिसने एकदम से एक आरोप आई है, तो ये पॉलिटिसाइज तो है। तो ऐसा तो नहीं कि एकदम से एक दूसरी एक एनपीएफ की फैक्शन को अब पता चली है, तो ऐसे तो नहीं है। और वैसे देखिए तो ये बहुत स्मॉल समुदाय है, ये तो मतलब मुश्किल से 2000 लोग होंगे उसके। तो आरएसएस के ऊपर ये आरोप लगातार लग रहा है। नलिन कोहली ने कुछ दिनों पहले सफाई मेघालय में उन्होंने सफाई दी कि प्रोपेगेंडा है, पूरा फेक प्रोपेगेंडा है कि ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी के लिए भी बोला। एक्चुअली मेघालय में आपको देखने लायक है। अभी देखिए ये जो रिसेंटली आपको पता होगा, ये जो गारो हिल्स एरिया में बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने छोड़ दिया और मुद्दे को लेके, तो ये सारे ये क्रिश्चियन इलाका है और मेघालय में भी ज्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं। तो उसमें ये जो ये खाने पे रोक टोक ये सब की जो बातें हो रही है, तो उसमें इनकी एक आपको सोशल मीडिया वगैरह में देखने को मिलेगा कि ये एक चिंता की विषय हो रही है उनके लोगों के बीच में। तो ये गारो हिल्स में तो लीडर नहीं निकल गए, और जब निकल गए तो आपको देखने एक चेंजेस तुरंत दिखा कि ये जो एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कॉनराड सांगमा चलाते हैं, और ये एक एनडीए के एलाई भी है, एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो इसका मतलब बीजेपी का एलाई है। तो इनकी जो नेतृत्व में जो गारो हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल चल रही थी, वो ये अब कांग्रेस का हो चुका है। तो ये उसमें से एकदम बदलाव आए हैं। तो मुझे लगता है ये जो कोहली जी बीजेपी के नेशनल वो लीडर है, वो इंचार्ज ऑफ मेघालय हैं, वो जाते रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने उस पे वो टिप्पणी करी है कि बहुत सारे लोगों ने ये अलग कुछ फैलाया है। तो मुझे लगता है इनकी टिप्पणी से एक बात समझ में आता है कि कुछ तो ग्राउंड में कुछ चीजें बदली हैं, जिसमें इनको ये बात नजर आई है। तो ये जो आप नागालैंड में आप देख रहे हैं, ये मेघालय में भी आप देख रहे हैं कि वो दोनों स्टेट इलेक्शन में जा रहे हैं, तो ये और दिखने को मिलेगा ये बात। आते हैं हम मिजोरम पे। मिजोरम में बीएसएफ के एक जवान पर एक महिला से रेप का आरोप लगा है, और ये बात कहीं ना कहीं जो है बहुत दबाई जा रही है। एक तरीके से आपको ये नेशनल मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। एक महिला की डीकम्पोज्ड बॉडी जो थी वो जंगल में मिली है, और एक महिला का आरोप है कि उसके साथ बीएसएफ जवान ने रेप किया। ये पूरा मसला क्या है बताइए। देखिए, ये हुआ है जुलाई 16 की न्यूज है लोकल मीडिया में। ये मीडिया में आपको न्यूज नेशनल मीडिया में अभी तक आई नहीं है, कहीं भी न्यूज़पेपर के सुर्खियों में कहीं पे भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ये जो हुआ है 17 मेरे ख्याल से 17 को आई है। तो ये एक ट्राइबल वुमन जो चकमा समुदाय से हैं, ये बॉर्डर एरिया की कहानी है। ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो ममित डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मिजोरम में, वो
सिलसुरी एक आउटपोस्ट है ये उसमें उस आउटपोस्ट में से 2 जवान के ऊपर ये रेप की आरोप है। तो उसमें वो जो ट्राइबल वुमन जो विलेजर है वो कह रही, उन्होंने कहा, पुलिस को बयान दिया कि इनके साथ रेप हुआ है और एक फॉरेस्ट में ये लोग घुसे थे। हम लोग वहाँ पे बैम्बू शूट्स खाते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, तो वो ढूंढने गए थे वहाँ पे, फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो वो ढूंढने गए थे और एक औरत साथ में और भी साथी थी। तो उसमें लेकिन ये तो बच के आ गए हैं। गांव में आके विलेज काउंसिल में जो लोग हैं उनको खबर करें और उसके बाद जाके पुलिस में FIR लॉन्च हुआ ऑल दैट। लेकिन वो जो दूसरी औरत थी वो मिसिंग थी जी। 5 दिन बाद उनके बॉडी उसी एरिया में, जिस एरिया में वो जिस वुमन ने विक्टिम ने बताया है, तो उस एरिया में ही 5 दिन बाद एक डिकम्पोज बॉडी उस वुमन की मिली। हाँ, तो उसमें अब बहुत हंगामा हुआ है और पुलिस लोकली एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, ये स्टेट का बहुत बड़ा न्यूज है, लेकिन आपको यहाँ दिखने को सुनने को नहीं मिलेगी। तो उसमें ये है कि लोगों ने प्रोटेस्ट की है BSF के आउटपोस्ट के वहां और डिमांड की है कि इनको अरेस्ट किया जाए। पुलिस स्टेट गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन अनाउंस किया है, लेकिन अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। और दूसरी बात ये है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है जो विक्टिम की, वो भी अभी तक सीक्रेट है, उन्होंने निकाला नहीं है और रिपोर्टर्स भी पूछ रहे हैं, उसको जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये बात ये है और ऊपर से एप्सपा एरिया है, अब देखिए, तो एक बहुत सेंसिटिव केस है ये। जैसे आपको दिखेगा, मतलब एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक और न्यूज जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के रिलेटेड न्यूज जो हमारे अरुणाचल में हुआ था ये जून में, तो ये खबर भी आपको मेन न्यूज में या दिल्ली के न्यूज में मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बताई गई। वो थी एक जो मिस्टेकन आइडेंटिटी के वजह से एक गांव वाला का गोली लगी है और मर गए थे। वो एक काउंटर इंसर्जेंसी की ऑपरेशन में वो मारे गए चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, वो भी बॉर्डर है, तो उसमें उनकी देहांत हुई। तो और बहुत हंगामा मचा है। और असम राइफल्स के वरिष्ठ जो ऑफिसर है वहाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट भी किया है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी में इस गलत से हुआ है और उनके जांच होंगे, लेकिन जांच से हुआ क्या है अभी तक हमें नहीं पता। और इस रेप केस में भी गांव वालों का कहना है कि हवाले कर दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए। ये भी है। हाँ, तो इसको बहुत एक बहुत दहशत तो फैलाई है और ऊपर से लोगों में एक सेंस ऑफ इनजस्टिस भी वो फील हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब अभी पुलिस को भी देखना पड़ेगा, फिर सरकार को भी देखना पड़ेगा कि जस्टिस मिले, एक्चुअली क्या है ये बात। तो जितना उसको हम मीडिया में भी अगर बात करेंगे तो ये भी एक तरीका है कि एक ऐसे केस को फिर दबाई ना जा पाए, तो ये भी एक जरूरी मुझे लगता है एक वे आउट है जी। नॉर्थ ईस्ट डायरी में इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू।